हेलो एवरीवन। सो हिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की सारी रिवीजन कर लेंगे। 15 से 20 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बट यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है उन्हीं पॉइंट्स को लिया गया है, एंड इतना आपके लिए रिविजन के लिए सफिशिएंट है। एंड स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ दिस इज द फर्स्ट एक्ट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जितने भी मैटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहे थे तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये फर्स्ट एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। एंड एज पर दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल। सो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको इस एक्ट में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एंड इसी से आपके लिए एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट करना है, हु वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आपको ये कमेंट करने के लिए इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको याद होना चाहिए। काफ़ी सारे अभी आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे जैसे वॉइस ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल वगैरह। सो इनमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको याद रखने में इजी रहे। तो अगर आप इसको एक बार कमेंट कर दोगे, आप खुद से टाइप कर लोगे इसका आंसर, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा एंड यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो चार्टर एक्ट हमारे पास तीन टाइप के हैं, एक 1813, एक 1833 और एक 1853 में हुआ था। सो जो 1813 वाला है दैट इज इट वॉज ब्रॉट, इसको क्यों लाया गया था, टू एंड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड विद इंडिया। तो जो भी मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में ट्रेड के लिए, उसको खत्म करने के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया गया था। एंड ट्रेड विद इंडिया वॉज ओपन फॉर ऑल द ब्रिटिश सिटीजन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ टी ट्रेड। टी ट्रेड को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रेड ऑप्शंस थे, ट्रेड रूट्स थे, वो ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिए गए थे। सो दिस वॉज अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें बस आपको इतना याद रखना है, इतना समझने की जरूरत है, दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो देखो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पर देखा कि पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल, जो जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। एंड यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर भी आपको मिल गया, बट इससे पहले आपको कॉमेंट करना था। सो ठीक है। सो ये था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एंड नाउ लेट्स कम टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो 1813 कवर हो गया, 1833 एंड नाउ 1853। सो इसमें क्या हुआ था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वॉज इंट्रोड्यूस। सो ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि कौन से चार्टर एक्ट के अंडर सिविल सर्विस एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट वाज 1853 का चार्टर एक्ट। इट वाज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आपको पता है इट इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ civil servants. So executive and legislative functions of the governor general were separated under this act. So ये तुम्हें पॉइंट याद रखना कि किस एक्ट के अंडर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं उनको सेपरेट किया गया था। सो दैट इज अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों चार्टर एक्ट्स को कवर कर लिया आसानी से, एंड आई होप कि आपको रिविजन हो रही है प्रॉपरली। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सो 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था इसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ दिस वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इस एक्ट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर खत्म हो गया था। एंड ऑल द पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। सारी पावर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और क्या हुआ था इसमें, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया।
और जो काउंसिल थी इसमें 15 मेंबर्स थे. सो यू शुड रिमेंबर कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे. एंड द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी. एडवाइजिंग का सारा काम ये काउंसिल करती थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इसको असिस्ट भी करती थी. ये काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें 15 मेंबर्स थे और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब क्या बना दिया गया था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया. और आपको कमेंट करना है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. आपको दो चीजें कमेंट करनी है, एक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो ये चीजें आपको कमेंट करनी है. इसका जो करेक्ट आंसर होगी उसको पिन कर दूंगी मैं. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या हुआ था, इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया था एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. और ये पहली बार हुआ था. अंडर विच एक्ट? दिस इज अंडर द एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स थे, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे. सॉरी, कंडक्ट नहीं, इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको रीनेम कर दिया गया था एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो ये तुम्हें याद रखना है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. फिर क्या हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया एंड उसको क्या नेम दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. इट वॉज अ सिस्टम जहां पर सीट्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर मुस्लिम्स एंड ओनली मुस्लिम्स वुड बी वोट. सो मुस्लिम्स को ही रिजर्व सारी सीट्स रिजर्व की जाएंगी और सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोटिंग की जाएगी. नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. सो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसको स्टडी करते हैं. सो बाय कैमरलिज्म यहाँ पर फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया. डायआर्की जो कि एक स्कीम है ड्यूल गवर्नेंस की, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो बाय कैमरलिज्म इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया एंड डायआर्की जो कि एक स्कीम ऑफ ड्यूल गवर्नेंस होती है, इसको भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया एंड ये दो पार्ट्स में थी, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. द ट्रांसफर्ड लिस्ट इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सुपरविजन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. सो ये तुम्हें याद रखना है कौन से थे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन एंड तुम्हारा सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो ये आता था तुम्हारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में. ठीक है. ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या आता था, एजुकेशन, योर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड द सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद आता है ट्रांसफर्ड लिस्ट. इसको इसको किसे दिया गया था, इट वाज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स. और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ही आंसरेबल थे टू द प्रोविंशियल काउंसिल फॉर दिस ट्रांसफर्ड लिस्ट. रिजर्व लिस्ट में क्या क्या था, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस. सो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स या डिफेंस, इनको रिजर्व लिस्ट में रखा गया. एंड जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी इसको किसके कंट्रोल में दिया गया था, वाइसरॉय के कंट्रोल में. प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड. सो तुम देख सकते हो प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट्स को यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. सो यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, एक तो बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद तुम्हारा डायआर्की सिस्टम फॉलो किया गया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. रिजर्व्ड में क्या क्या था, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस. और ट्रांसफर्ड में था एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सो जो तुम्हारी ट्रांसफर्ड लिस्ट थी ये किसके कंट्रोल में थी, वाइसरॉय के कंट्रोल में थी. एंड जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे इनको सेपरेट कर दिया गया था. सो ये तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो 1919 का भी था इसमें हमने डिटेल में स्टडी किया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें क्या हुआ था, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन द प्रोविंसेस बाय अबॉलिशिंग द डायआर्की. सो यहाँ पर जो डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी उसको अबॉलिश कर दिया था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. एंड यहाँ पर जो पावर्स थी उनको कैसे डिवाइड किया गया था, फेडरल लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में. प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशिंग फेडरल कोर्ट,
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था इसका. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आरबीआई 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था. सो दिस वॉज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नेक्स्ट तुम्हारे जो कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हें याद रखने चाहिए कि अगर पेपर में तुम्हें कहीं दिख जाए, तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करनी पड़े या फिर क्वेश्चन आ ही जाए तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो. सो 1942 में तुम्हारा क्रिप्स मिशन हुआ था एंड 1946 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन हुआ था. तो ये तुम्हें याद रखना है. इसके अलावा हमने सभी 10 पॉइंट्स में सब कुछ कवर कर लिया है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड जैसे कि स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हें प्रॉमिस किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में तुम्हारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा हाई वेटेज टॉपिक, ये टॉपिक बहुत हाई वेटेज वाला है, इसको हमने जस्ट 10 मिनट्स में कवर कर लिया. एंड तुम्हें इसके अलावा कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस जो तुम्हें आंसर्स बोले कमेंट करने को, उन्हें तुम कमेंट कर देना एंड दैट विल बी इट. सो एक बार टाइमलाइन अगर रिवाइज करनी है तुम्हें, सो 1773 में तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट था. चार्टर एक्ट फिर 1813 में हुआ एंड चार्टर एक्ट 1833 में था. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था एंड उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का. एंड देन तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में. इंडियन काउंसिल एक्ट फिर आया 1909 में भी, जिसको मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. उसके बाद ही तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बायकैमरलिज्म, डायआर्की, ये सब सिस्टम्स थे. एंड जो ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में क्या क्या था वो तुम्हें अभी याद रखना है. रिजर्व लिस्ट में थे तुम्हारे कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस. ट्रांसफर्ड में थे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लोकल गवर्नमेंट. उसके बाद तुम्हारा आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इसमें पावर्स को फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड किया गया था. डायआर्की को अबॉलिश कर दिया गया एंड जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया प्रोविंसेस में. एंड जो तुम्हारा फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. उसके बाद 1942 में तुम्हारा क्रिप्स मिशन हुआ एंड 1946 में तुम्हारा कैबिनेट मिशन हुआ. एंड दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. एंड अब तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी. अब जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से, जितने क्वेश्चंस बनेंगे. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड या we wish you all the best for your exam. And yeah, next video देख लेना, अभी कुछ टाइम में अपलोड हो जाएंगी. सो यू शुड वॉच ऑल द वीडियोस. 2 hours ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा एंड सारा हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा. सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना. एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय. पार्ट 4 हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए. अगर तुमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना. पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, पार्ट 2 में पीरियड बिटवीन 1905 टू 1947 एंड पार्ट 3 में रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ये तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए आउट ऑफ 5 वीडियोस. हमने 5 वीडियोस प्रॉमिस की थी कि 5 वीडियोस में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. सो दिस इज द पार्ट 4. अब पार्ट 4 जो वीडियो है ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है एक तो तुम्हारे लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी. बट अगर मेरे मेथड से तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हें यहीं पर सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा. एंड मेजर इवेंट्स हैं, इस टॉपिक का जो नेम है दैट इज़ मेजर इवेंट्स. सो इसमें बहुत सारे जितनी भी मेजर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, सो इस वीडियो से बनते हैं. बाकी वीडियोस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बट कुछ वीडियोस में कुछ कंटेंट होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होता है, तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. देखो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें लखनऊ पैक्ट 1906, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इसमें क्या था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट लीडर्स ऑफ बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग वर मीटिंग फॉर अ जॉइंट सेशन. ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा था कि लीडर्स ऑफ बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग मिल रहे थे फॉर अ जॉइंट सेशन. एट द मीटिंग लीडर्स कंसल्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से बात किया एंड ड्राफ्ट किया एक सेट ऑफ डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. इन्होंने जो लीडर्स मिल रहे थे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग के, इन्होंने डिस्कस करा और ड्राफ्ट किए कुछ ऐसे डिमांड्स जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में रखने थे. ठीक है, For his efforts, Sarojini Naidu gave Jinnah the title the Ambassador of Hindu-Muslim Unity. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कमेंट में ये लिखना तुम्हें ताकि याद हो जाए, टाइप करना इसे. किसने जिन्ना को किसने ये टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने दिया था याद रखना है. टाइटल का नेम, टाइटल नेम तुम्हें याद रखना है. किसको दिया था, whom किसको दिया था, एंड किसने दिया था, who किसने दिया था. ठीक है, ये कमेंट करना है, तुम्हें याद हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे ईपीएफ एंड एपीएफसी में. ठीक है,
इस पैक्ट में और क्या चीज़ें साइन हुई थी, दैट वाज सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बनेगी, इंडिया की खुद की गवर्नमेंट। अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, खत्म कर दिया जाएगा इंडियन काउंसिल को। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया जाएगा। salaries of secretary of state for Indian affairs to be paid from British coffers and not the Indian funds। जो इंडियन फंड से इनकी सैलरीज जाती थी सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट की इंडियन अफेयर्स के लिए, उनको पे अप किया जाएगा ब्रिटिश कॉफर से, ब्रिटिश के फंड्स एंड नॉट इंडियन फंड्स। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो 1/3 कर दी जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या साइन हुई थी, नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस। जितने मुस्लिम्स का नंबर है इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, इट विल बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज डिमांडेड बाय ऑल। ठीक है, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनिटीज के लिए बनाए जाएंगे अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज डिमांडेड बाय ऑल। ठीक है, देयर वर 2 होम रूल लीग्स लॉन्च्ड। अब हम होम रूल लीग्स पर आ चुके हैं एंड 2 होम रूल लीग्स को लॉन्च किया गया था। तिलक ने लॉन्च किया था इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेल्जियम। बेल्जियम में तिलक ने, किसने लॉन्च किया था, by whom was it launched and कब लॉन्च किया था, डेट एंड कहाँ लॉन्च किया था, प्लेस। बेल्जियम में 1916 अप्रैल में तिलक ने पहला इंडियन होम रूल लीग लॉन्च किया था। सेकंड वाला किसने किया था, एनल बसंत launched the Home Rule League in September 1916 at Madras। सो एनिल बसंत ने लॉन्च किया था होम रूल लीग जो कि सेकंड था इन सितंबर 1916 एट मद्रास। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, इसको तुम कमेंट भी कर सकते हो, अगर तुम्हें याद रखने में दिक्कत होती है तो तुम इसको टाइप करोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा याद। इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया अचीव करना इनका ऑब्जेक्टिव था एंड दे हैड अ वेरी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक बहुत ही इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बोथ द लीग्स, वेरन तिलक्स की जो लीग थी दैट वर्कड इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र में काम करती थी, कर्नाटका, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में। लेकिन जो बसंत की लीग थी वो वर्क करती थी बाकी के सारे देश में। सो यहाँ पर क्या था कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, बट इनकी जो अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इनफॉर्मल थी दोनों लीग्स में। जो तिलक की लीग थी वो महाराष्ट्र में काम करती थी, याद रखना है कहाँ काम करती थी, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, एक्सेप्ट बॉम्बे है ना, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में। बट जो बसंत की लीग थी वो कहाँ, बाकी के रेस्ट ऑफ द कंट्री में इट ऑपरेटेड। तो ये तुम्हें MCQ पूछा जा सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट करनी तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन तभी होगा जब तुम्हें ये थोड़ा सा याद होगा। तो इसको याद रखना है तुम्हें, मैं रिवाइज भी करवाऊंगी बट तुम्हें याद रखना है, ठीक। सो होम रूल मूवमेंट पर अब बढ़ते हैं आगे। होम रूल मूवमेंट, सो द होम रूल लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर एज अपोज टू द कांग्रेस पार्टी हुज एक्टिविटीज वर कन्फाइंड टू वंस अ ईयर। जो कांग्रेस थी ना वो जो भी एक्टिविटीज कर रही थी सिर्फ वंस अ ईयर करती थी, बट जो होम रूल लीग थी इट फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, जो कि अपोज करती थी कांग्रेस पार्टीज को क्योंकि वो तो सिर्फ एक बार काम करते थे। मूवमेंट वॉज एबल टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिला इसको फ्रॉम अ लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। और 1917 में क्या हुआ, द 2 लीग्स कंबाइंड एंड हैड अराउंड 40,000 मेंबर्स, सो 40,000 मेंबर्स इनके हुए। और कब कंबाइन हुई, 1917 में। तो ये याद रखना है तुम्हें, 1917 में इट कंबाइंड बोथ द लीग्स, तिलक की एंड बसंत की लीग दोनों की कंबाइन होगी और 40,000 से ज्यादा मेंबर्स थे। मैनी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ज्वाइन द लीग। अच्छा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के काफी मेंबर्स ने भी अब इस लीग को ज्वाइन कर लिया था। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स, अब कौन से लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स थे ये भी बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लीडर्स याद रखने हैं। लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बेपिट्सा, GS खरपादे एंड सर S सुब्रमण्यम अय्यर वर अमंग इट्स मेंबर्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बेपिट्सा, GS खरपादे एंड सर S सुब्रमण्यम अय्यर। ये नाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लीडर्स। 1917 में कंबाइन हुआ था, 40,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे। तिलक की फर्स्ट लीग थी, बसंत की सेकंड लीग थी। तिलक की 1916 बेल्जियम में हुई थी, 1917 सितंबर मद्रास में एनी बसंत की लीग लॉन्च हुई थी। आफ्टर द वॉर महात्मा गांधी गेन्ड प्रोमिनेंस एज अ लीडर ऑफ द मासेस एंड होम रूल लीग मर्ज्ड विद द कांग्रेस पार्टी इन 1920। कब हुई थी मर्ज, 1920 में, याद रखना है इसको।
1917 में कंबाइन हुई थी दोनों लीग्स एंड 1920 में किसके साथ मर्ज हो गई थी, कांग्रेस भी इसमें ऐड हो गई थी और महात्मा गांधी जी इसके प्रोमिनेंट फेस बन गए थे। सो ये तुम्हारा हो गया होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारे रॉलेट एक्ट पे जो 1919 में था। इसी में हम अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकेयर भी पढ़ेंगे। सो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर द कॉमन folk. This law was passed in March 1919 by the Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council ने मार्च 1919 में इसको लॉन्च किया था and gave them the power to arrest any person without any trial. कोई भी ट्रायल नहीं किया जाएगा, देयर विल बी नो ट्रायल एंड सीधे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस एक्ट को अबॉलिश करने के लिए गांधी जी एंड अदर लीडर्स कॉल फॉर अ हड़ताल। हड़ताल का मतलब होता है कि तुम काम नहीं करोगे, काम पर स्ट्राइक डाल दोगे, हड़ताल कर दोगे, स्ट्राइक डाल दोगे। एंड दिस वाज टू शो इंडियंस ऑब्जेक्शन टू दिस रूल एंड इट वाज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। सो गांधी जी ने इसे लीड किया था रॉलेट सत्याग्रह, तो उसको ऑब्जेक्टिव को इसे ऑब्जेक्ट करने के लिए, इंडियंस का डिसएग्रीमेंट इसे शो करने के लिए ये रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकेयर। सो जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जिसको हम अमृतसर मैसेकेयर भी बोलते हैं, इट टुक प्लेस व्हेन मैनी विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स पार्क में गैदर हुए थे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी, और वहाँ पर उनको wanted to also peacefully protest the arrest and deportation of two national leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlo. So they were celebrating Baisakhi और साथ में they were peacefully there to protest against the arrest of two national leaders. कौन थे वो दो national leaders, सत्यपाल and Saifuddin Kichlu. So इन दोनों का नाम तुम्हें याद रखना है। सिचुएशन इन पंजाब वॉज अलार्मिंग एज देयर वर राइट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। बहुत ज़्यादा पंजाब में राइट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, एंड पंजाब को पुट कर दिया गया था अंडर martial law, which meant it became unlawful for more than 4 people to assemble at a place. Martial law में यही होता है ना कि it becomes, मतलब लीगली इट इज नॉट फाइन टू, मतलब 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, दिस इज मार्शल लॉ, एंड वहाँ पर ये लागू कर दिया गया था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था उनका नाम क्या था ये तुम कमेंट करोगे, ठीक है। एंड इंडिया के जो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे उनका नाम भी तुम कमेंट करोगे, तो कमेंट कर देना, दोनों चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। किसने लॉन्च किया था? बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे लॉन्च किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में इसे लॉन्च किया गया था। एंड सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता में, द पार्टी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द वेक ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसेकेयर, ठीक है। सो जलियांवाला बाग मैसेकेयर जब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, एंड इट वॉज कॉल्ड ऑफ क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ चौड़ी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। यहाँ पर इनका था कि ये नॉन वायलेंस करेंगे, बट वहाँ पर वायलेंस हो गया चौड़ी चौरा इंसिडेंट में 1922 में, सो इट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। एंड गांधी जी थ्रू हिज मैनिफेस्टो वांटेड पीपल टू अडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स, की बाहर की जो ब्रिटिश की तुम्हारे पास जॉब्स हैं उन्हें रिज़ाइन कर दो, गवर्नमेंट जॉब्स को रिज़ाइन कर दो, इंडिया का ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, इंडिया के कपड़े डालो, खादी डालो, एंड अपने जो टाइटल्स हैं उनको भी गिव अप कर दो। सो ये थे तुम्हारे स्वदेशी प्रिंसिपल जो गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस अडॉप्ट करें इस मूवमेंट में। और वो क्या चाहते थे? ही वॉन्टेड कि पीपल अडॉप्ट स्वदेशी हैबिट्स इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग का लोग काम करें और उसको सपोर्ट करें और वही कपड़े डालें। वर्क फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी, अनटचेबिलिटी को भी रिमूव करने के लिए गांधी जी इस पर लोगों को मैनिफेस्टो देते थे। नेक्स्ट है तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट में क्या था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की में था, विच वॉज वन ऑफ द सेंट्रल पावर्स। उस टाइम पे टर्की वन ऑफ द मेन सेंट्रल पावर्स थी, एंड इट हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पर टर्की की हार हो गई, टर्की ब्रिटिश से हार गया। सो जो ओटोमन कैलिफेट था, इट वॉज प्रपोज टू बी डिसॉल्व्ड। Muslims regarded Sultan of Turkey as the caliph, यानी religious head of Muslims, उन्होंने इसे मान लिया था। और खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, ये याद रखना है, मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, इनकी लीडरशिप में इसको लॉन्च किया था। लॉन्च बाय हुम, ये तुम्हें याद रखना है। खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली।
इसके बाद मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहिनी। इनके नाम थोड़े से ध्यान में रखने हैं ताकि तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। It got the support from Mahatma Gandhi also to persuade the British government not to abolish the caliphate. Abolish ना किया जाए caliphate को, इसलिए महात्मा गांधी जी ने support किया इसे. And leaders of this movement accepted the non-cooperation movement of Gandhi ji and led a joint protest against the British. इसके बदले में उन्होंने क्या किया, लीडर्स ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी अपने साथ ज्वाइंट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और मिलकर एक साथ ज्वाइंट प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो दोनों खिलाफ थे और मिल गए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक साथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नेक्स्ट मूवमेंट है व्हाट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था इन द डांडी मार्च, एंड 1930 में हुई थी डांडी मार्च. एंड इन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, एंड पैदल चल के 78 और लोगों से जो कि आश्रम के ही मेंबर्स थे फॉर डांडी. डांडी जो गुजरात में जगह है, अ विलेज ऑन इंडियाज वेस्टर्न सी कोस्ट इन गुजरात, उन्होंने ये स्टार्ट किया. अब देखते हैं डांडी मार्च क्या था. सो डांडी मार्च, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दिस वॉज लेड बाय गांधी जी एंड इसको डांडी सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते थे. गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट ऑन 12 मार्च 1930. याद रखना है कब लॉन्च हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था टू द डांडी बीच विच इज द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी ऑन द अरेबियन सी. ठीक है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया. गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, दे हैड पुट एन एक्साइज टैक्स ऑन सॉल्ट, जो कि उन्हें लगा कि इट इज सॉल्ट तो सबको कॉमन अवेलेबल होना चाहिए, इस पर भी क्या टैक्स ले रहे थे, और वो भी बहुत सारे अमाउंट में टैक्स ले रहे थे ब्रिटिशर्स. सो इसको ब्रेक किया गया. इस लॉ को, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. Government had a monopoly on manufacturing salt and Indian Salt Act of 1882. याद रखना, Indian Salt Act जो 1882 था, it gave the government monopoly over the collection and manufacturing of salt. तो किस लॉ ने कब इन्हें गवर्नमेंट को मोनोपोली दी थी ओवर कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, ये याद रखना. एंड द सॉल्ट टैक्स वुड बी अटैक्ड एंड सॉल्ट लॉज वुड बी ब्रेकन अंडर दिस डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है व्हाट वर द इफेक्ट्स. इफेक्ट्स क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, ये देखिए. सी राजा गोपालचारी, ही लेड द सत्याग्रह इन तमिलनाडु. सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने तमिलनाडु में लीड किया था. किन्होंने लीड किया था कमेंट करो एक बार, नाम याद हो जाएगा तुम्हें. ही ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली एंड वेदारण्यम ऑन द तंजौर और तंजावुर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. तो कहाँ से कहाँ इन्होंने किया था ये भी कमेंट करना है. प्लेसेस, इट वॉज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस. तो ये साउथ का मूवमेंट आ गया. ठीक है. सॉल्ट सत्याग्रह साउथ में इन्होंने लीड किया था तमिलनाडु में. एंड के केलप्पन famed for the Vaikom सत्याग्रह. वाइकॉम सत्याग्रह which organized salt marches in मलाबार. मलाबार में के केलप्पन ने इसे चालू किया था सॉल्ट मार्च को. वाइकॉम सत्याग्रह इसको नाम दिया गया था. एंड मिदनापुर, आरामगढ़ and several rural pockets witnessed powerful movements developed around salt सत्याग्रह and चौकीदार टैक्स. ठीक है. सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब, मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे, रेडेड द धरासन सॉल्ट वर्क्स. सो ये तुम्हें सब कुछ याद रखना पड़ेगा. थोड़ा सा ऑप्शंस को दिमाग में बिठा लो, नाम को दिमाग में बिठा लो. ये सब इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे जिन्होंने डिफरेंट साउथ में एंड जो गांधी जी के बेटे थे उन्होंने इसे धरासन सॉल्ट वर्क्स को रेड किया था, ये तुम्हें याद रखना है. इसमें सरोजिनी नायडू का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एंड इमाम साहिब का भी. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है तुम्हारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड्स ऑफ इंडिया रखी गई थी टू बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस विच वर ग्रोइंग इन सम सेक्टर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमें इंडिया को पूरा कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस दिया जाए. इंडिया द स्वराज और सेल्फ रूल. द मूवमेंट वॉज इन फुल स्विंग विद द करिज्मेटिक गांधी जी लीडिंग द वे. गांधी जी से लीड कर रहे थे और उनका एम था कि अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो हम रिवोल्ट करेंगे टू गेट इस टाइम कंप्लीट स्वराज यानी कंप्लीट सेल्फ रूल. इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के रूल को फेंक दिया जाएगा. इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी जो हैं उन्होंने एडवाइस दिया था लॉर्ड इरविन को जो कि उस टाइम पर वाइसरॉय थे इंडिया के. एंड जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड को भी उन्होंने कहा था, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे. एज वेल एज द साइमन कमीशन रिपोर्ट, दे सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर द कॉन्फ्रेंसेस. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स इंटरैक्टर्स आर इक्वल्स. उनकी भी इक्वल इंडियंस एंड
ब्रिटिशर्स को इक्वल ट्रीट करके ये बातें हुई थी। एंड इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन नवंबर 12, 1930। कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। मैनी मोर इंडियन ग्रुप्स वर प्रेजेंट डिस्पाइट द कांग्रेस एंड सम नोटेबल कॉर्पोरेट फिगर्स डिक्लाइन टू अटेंड। कांग्रेस के कुछ मेंबर्स तो प्रेजेंट थे, बट स्टिल कुछ कॉर्पोरेट फिगर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से मना कर दिया था। ये थी तुम्हारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है तुम्हारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में चली थी। ये 1930 में थी, ये 1931 में थी। सो इट वॉज हेल्ड इन लंडन। कहाँ हेल्ड हुई थी? ये हेल्ड हुई थी लंदन में फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेंट्स कौन थे ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ब्रिटिश डेलीगेट्स बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड। इनका नाम कमेंट कर देना एक बार, याद रहेगा तुम्हें। and Indian princely states which were represented by Maharajas, princes and divans. British Indians represented by INC, Indian National Congress में कौन थे वो? महात्मा गांधी जी, रंगास्वामी अयंगर एंड मदन मोहन मलवैया। सो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्ट लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मुस्लिम्स कौन कौन प्रेजेंट थे? मुस्लिम्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान थरी, मोहम्मद इकबाल, ये नाम याद रखने हैं। हिंदूज कौन थे? MR जयकर। डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस थी, वहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। विमेन में लीड थी सरोजिनी नायडू। लिबरल्स में जस्टिस पार्टी, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, पारसीज, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडस्ट्री, लेबर, लैंडलॉर्ड्स, बुर्मा, सिंध एंड अदर प्रोविंसेस, यहाँ के लोग भी प्रेजेंट थे। तो ये लोगों का जो लीडर्स थे यहाँ पर कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से थे? मुस्लिम कौन थे? विमेन कौन थे? सरोजिनी नायडू जैसे विमेन में। मुस्लिम में मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खान तरी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में खुद महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मलवैया, ये सब। और महाराजास थे, प्रिंसेस थे, दीवान्स थे। एंड जो तुम्हारे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स, वो भी थे। उसके अलावा जो लोग प्रेजेंट थे जैसे लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, पारसीज थे, यूरोपियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, ये सब। बर्मा, सिंध, यहाँ के लोग भी प्रेजेंट थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो तुम्हारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इट हैपेंड नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 में ये चली थी। एंड इट टुक प्लेस बिटवीन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। ओनली 46 डेलीगेट्स टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। कितने डेलीगेट्स थे? 46 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC एंड द लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट। किन्होंने इसे अटेंड नहीं किया? INC को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था। लेबर पार्टी और INC ने कहा कि हम अटेंड नहीं किए थे, और INC को तो इन्विटेशन भी नहीं मिला था। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसेस एंड दीवान्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को प्रिंसेस और दीवान्स ने किया था। ब्रिटिश इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान मुस्लिम्स, जो ये पिछले थे, डिप्रेस्ड क्लासेस, डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस, वुमेन्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड लेबर ग्रुप्स ने इसे अटेंड किया था। ये थी तुम्हारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Next है पूना पैक्ट। Now पूना पैक्ट was an agreement between महात्मा गांधी and BR अम्बेडकर. It was signed in the यारवाड़ा सेंट्रल जेल, जो तुम्हें याद रखना है, जो कि पूना में, on September 24, 1932. 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था, डेट याद रखो। On behalf of the depressed classes for the reservation of electoral seats in the legislature of the British government. Certain seats for the provincial legislatures would be reserved by for the depressed classes. ठीक है, कुछ सीट्स रिजर्व क्लासेस के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व होंगी। नंबर ऑफ सीट्स वर बेस्ड ऑन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स। टोटल स्ट्रेंथ जितनी होगी प्रोविंशियल काउंसिल्स उस पर डिपेंड करता। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द प्रोविंसेस वाज 30 फॉर मद्रास। मद्रास के लिए 30 थी, ठीक है। 8 थी पंजाब के लिए, 14 थी बॉम्बे के लिए विद सिंध, एंड 20 थी फॉर सेंट्रल प्रोविंसेस। 18 थी बिहार के लिए एंड उड़ीसा के लिए। 30 थी बंगाल के लिए, 7 फॉर असम, 20 फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस, याद रखो। सो इन टोटल देयर 147 रिजर्व सीट्स। कितनी थी? 147 टोटल रिजर्व्ड सीट्स थी उस टाइम पर, रिजर्व्ड सीट्स। He along with other leaders gathered here on August 8 and 9, 1942. ठीक है, आउटकम क्या था इस मूवमेंट का? दैट द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन, जो लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलती, एंड इट्स ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री वर रेडेड। सारे ऑफिस को रेड कर दिया गया था, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था, एंड देयर रोज अ क्योटिक मूवमेंट विद दिस इंसिडेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जब चलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 इंडिया कंप्लीटेड
ओके, रियली सॉरी फॉर दैट। 2022 8 अगस्त को इंडिया ने 80 इयर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को कंप्लीट किया था, जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। एंड अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब तो बस बहुत हो गया ब्रिटिशर्स का, वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली एंड द ब्रिटिश रूल, एंड ही लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई। Gandhi ji gave the call do or die, अब तो करो या मरो, in his speech delivered at the Govalla Tank मैदान, now popularly known as August क्रांति मैदान, याद रखना है, ठीक है। अरुणा असफ अली, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी, याद रखो किनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं, कमेंट करो इनका नाम, of the independence movement is known for hoisting the Indian flag, उन्होंने hoist किया था इंडियन फ्लैग को at the गवलिया टैंक मैदान in मुंबई during the Quit India movement, याद रखना है। स्लोगन क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? इट वॉज कॉइंड बाय यूसुफ मेहरल्ला, किन्होंने कॉइन किया था इनका नाम? अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट हु आल्सो सर्व्ड एज मेयर ऑफ मुंबई, मेयर ऑफ मुंबई की तरह भी सर्व किया था यूसुफ मेहरल्ला ने क्विट इंडिया स्लोगन में। मेहरल्ला हैड ऑल्सो कॉइंड द स्लोगन साइमन गो बैक, ये दोनों इन्होंने साइन किए थे क्विट इंडिया स्लोगन और साथ में स्लोगन साइमन गो बैक इन्होंने ही कॉइन किया था, यूसुफ मेहरल्ला ने। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट रियली कॉज दिस मूवमेंट। सो इस मूवमेंट को कॉज किया था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन ने, जो कि हुआ था 1942 में ही, एंड इसका इमीडिएट कॉज फॉर द मूवमेंट वाज द कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। अंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स बंदे का नाम है। मिशन वॉज सेंट टू रिजॉल्व द इंडियन क्वेश्चन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, उनको रिजॉल्व करना था इंडियन क्वेश्चन फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इट फेल्ड बिकॉज इट ऑफर्ड इंडिया नॉट कंप्लीट फ्रीडम बट द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अलॉन्ग विद पार्टीशन। अब देखो उन्होंने राउंड टेबल 1 कॉन्फ्रेंस में तो डोमिनियन स्टेटस डिमांड किया, तभी इन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब बाद में जब हम कह रहे हैं कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, स्वराज चाहिए, तो अब कह रहे नहीं आप तो डोमिनियन स्टेटस ले लो, तो ये पंगा तो होना ही था और ये मूवमेंट होना ही था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज वर टेकन बाय लीडर्स दैट इंक्लूड, कौन से लीडर्स थे इसमें? राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये नाम याद रखो लीडर्स के। क्या नाम थे इनके? राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ने होइस्ट भी किया था ये फ्लैग। बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, विच लेटर इमर्ज एज प्रोमिनेंट लीडर्स। वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा थी, पहले वाले इवेंट्स में इतनी वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं थी, बट इस मूवमेंट में वुमेन ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। फीमेल लीडर्स लाइक उषा मेहता का नाम याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था? शी हेल्प टू सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन विच लेड टू द अवेकनिंग अबाउट द मूवमेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट बढ़िया काम इन्होंने किया उषा मेहता जी ने। इन्होंने एक सेटअप किया था अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का, विच लेड टू द अवेकनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट के बारे में इसके कारण ही पता चल पाया था, जो इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था। तो देखिए पूरे हमने मेजर इवेंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। सो तुम्हारे जो मेजर इवेंट्स थे, लखनऊ पार्क 1906 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट्स थे 2 जो कंबाइन हो गए थे बाद में, एंड रॉलेट एक्ट 1990 में, इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर भी कंबाइन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च। उसके बाद तुम्हारा आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड फिर पूना पैक्ट। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, एंड क्रिप्स मिशन के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी। सो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट लेक्चर वीडियो नंबर 4, और ये कर लिया तो अब मुझे नहीं लगता है इसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी। जो लेक्चर नंबर 5 है वो इसके बाद रिलीज हो जाएगा। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो देख लो, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। हाय एवरीवन, वीडियो नंबर 2 है ये हिस्ट्री की। इसमें हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सिर्फ 15 मिनट की वो वीडियो थी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया जो एग्जाम रेलिवेंट है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, सो प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियोस एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड या यू शुड डेफिनेटली कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो भी क्या चाहिए। अभी 5 वीडियोस का प्रॉमिस है हिस्ट्री में, उसमें सारा कवर हो जाएगा। ये वीडियो नंबर 2 चल रही है, इसके बाद 3 वीडियोस और आएंगे, बस 2 घंटे में आपकी पूरी हिस्ट्री कवर्ड। 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, सारी देखनी आपके लिए कंपलसरी है इन ऑर्डर टू स्कोर हाई नंबर ऑफ मार्क्स इन योर हाई मार्क्स इन योर EPF and APFC एग्जाम रिगार्डिंग हिस्ट्री। सो ये आज का जो टॉपिक है दैट इज पीरियड बिटवीन 1905 एंड 1947। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो इस टॉपिक में क्या आपको बेसिकली पढ़ना होता है, जो आपके इवेंट्स हुए, ठीक है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, किन्होंने लीड किया, एंड इनकी जो टाइमलाइन है दैट इज इम्पॉर्टेंट।
सो इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं पर आएंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन सी एसोसिएशन से रिलेटेड थे, तो इनकी एसोसिएशन और कौन कौन इन्वॉल्व थे एंड क्या टाइमलाइन है वो याद रखनी है इस टॉपिक से। सो अब मैं तुम्हें बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी दैट इज 1905 में हुई थी। किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। एंड इट वाज ओइंग टू mass political protest and the partition was annulled in 1911, ठीक है। 1911 में खत्म हुई थी, it annulled in 1911। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। and it was owing to mass political protests and the partition was annulled in 1911। so ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट कवर हो गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बस इतना याद रखना है इस टॉपिक में से। नेक्स्ट है अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। इट हैपेंड इन 1908। 1908 में तुम्हारी बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी एंड इसमें जो रेवोल्यूशनरीज ने बॉम्ब जिन्होंने थ्रो किया था उनके नाम थे क्या? प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, ये तुम्हें नाम याद रखने इसमें। एंड दे वर द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति इन कैलकटा। कैलकटा में जो अनुशीलन समिति थी उसके ये पार्ट थे। ये दोनों नाम तुम्हें याद रखने, प्रफुल्ल एंड खुदीराम बोस। अनुशील समिति कोलकाता के ये मेंबर्स थे। एसोसिएशन का नाम तुमने पढ़ लिया। 1908 में हुआ था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस और जिन्होंने बॉम्ब थ्रो किए थे उनके नाम भी तुम्हें बता दिए, किस एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे उनका नाम बता दिए, कब हुआ ये भी बता दिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। नेक्स्ट है कर्जन वाइलीज असैसिनेशन जो कि 1909 में हुई थी। सो इसमें क्या है? द इंडिया हाउस वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन इन लंडन। लंडन में इंडिया हाउस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इन्वॉल्व थी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया में एंड इट मेनली एंगेज्ड इन इंडियन स्टूडेंट्स इन द यूके एज इट्स पार्टिसिपेंट्स। तो इसके जो इंडिया हाउस नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखो याद, कहाँ थी? लंदन में थी। ये इन्वॉल्व थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एंड इसके पार्टिसिपेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स थे जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम्स में रह रहे थे। पेट्रॉन्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड, कौन थे इसके पेट्रॉन्स? दे इंक्लूडेड श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड भिकाईजी कामा। सो भिकाईजी कामा और जो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे वो इसके पेट्रन्स थे इंडियन हाउस ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिया हाउस। सो इंडिया हाउस ये कहाँ थी? लंदन में। एंड इसके पार्टिसिपेंट्स थे वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूके में रह रहे थे एंड इसके जो पेट्रॉन्स थे ऑर्गेनाइजेशन के वो थे श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड भिकाईजी कामा। सो तुम्हारा कर्जन वाइलीज असैसिनेशन जो 1909 में हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हावड़ा गैंग केस 1910। तो हावड़ा गैंग केस हुआ था 1910 में। इसमें जो रेवोल्यूशनरीज एसोसिएटेड थे वो भी अनुशीलन समिति से थे। अनुशीलन समिति यहाँ भी तुमने पढ़ा है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में भी मेंबर्स यहाँ के रेवोल्यूशनरीज। सो दे वर एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति जो कि कैलकटा में है एंड इसमें जो है जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। सो ये इसके लीड थे, पेट्रॉन्स थे इसके। सो ये था तुम्हारा हावड़ा गैंग केस 1910। यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरीज थे दे वर एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति एंड जो कि कोलकाता में है एंड जतेंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ये यहाँ के लीड थे। नेक्स्ट तुम्हारा है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये कब हुआ था? 1912 में। तो 1912 में तुम्हारा होता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसको हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोल लो, एक बात है। दिस वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड हार्डिंज। हार्डिंज लॉर्ड जो थे, जो उस टाइम पर वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इन पर असैसिनेशन का ये एक अटेम्प्ट था एंड द रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस जो थे वो यहाँ के रेवोल्यूशनरीज को लीड कर रहे थे। उन्होंने असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया था लॉर्ड हार्डिंग्स पर जो कि उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे। इस केस को हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं और ये 1912 में हुई थी। नेक्स्ट है तुम्हारी ककोरी कॉन्स्पिरेसी जो 1925 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इस केस में एक ट्रेन रॉबरी हो गई थी, ट्रेन को चोरी कर लिया, ट्रेन में रॉबरी हो गई थी। दैट अकर्ड नियर ककोरी इन उत्तर प्रदेश। तो ककोरी एग्जिस्ट करता है उत्तर प्रदेश में एंड यहाँ ट्रेन रॉबरी हुई थी एंड इट हैपेंड इन 1925। जो ये अटैक हुआ था, रॉबरी का अटेम्प्ट हुआ था, दिस वाज लेड बाय द यूथ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का बाद में नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ के जो यूथ थे इन्होंने ये अटैक ट्रेन रॉबरी अटेम्प्ट की थी। एंड इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, कुछ फेमस जो रेवोल्यूशनरीज थे, यूथ थे, उनके नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह एंड अदर्स। सो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट नाम है जो तुम्हें याद रखने। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में 1925 में ये हुआ था। एंड कहाँ से ये लेड हुआ था, यूथ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको बाद में जिसका नाम रख दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, ये कुछ बड़े नाम थे इस चोरी में, ट्रेन रॉबरी थी ये। चित्तागोंग आर्मोरी रेड, नाउ दिस वाज हैपेंड इन 1930 में हुआ था एंड दिस वाज लेड बाय सूर्य सेन। सूर्य सेन ने इसे लीड किया था, तो ये तुम्हें नाम याद रखना। अदर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, गणेश घोष, लोकेनाथ बाल एंड अदर्स। कल्पना दत्ता इसमें फीमेल थी, अंबिका चक्रवर्ती एंड सुबोध रॉय। सो ये सब तुम्हारे नाम थे। सो इसमें एक और नेम जो रह गया था दैट वाज प्रीति लता वाडेदार। सो ये सब तुम्हारे चित्तागोंग आर्मर रेड में थे जो कि 1930 में हुई थी। इट वाज लेड बाय सूर्य सेन, तो तुम्हें ये नाम याद रखने, सूर्य सेन ने इसे लीड किया था। एंड अदर्स जो थे गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती एंड सुबोध रॉय। सो ये कुछ मेजर नाम थे एंड जो लीड थे वो सूर्य सेन थे। 1930 में ये हुआ था। नेक्स्ट जो कि लास्ट है, इसके बाद जितने भी इवेंट्स थे वो सारे मेजर इवेंट्स थे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो आने वाली है। सो वो सारे मेजर इवेंट्स की एक बड़ी सी वीडियो आएगी जिसमें वो कवर्ड होंगे। अभी उसके अलावा जितने भी एक्शंस हुए, जितने भी इवेंट्स हुए वो इस वीडियो में कवर्ड है। सो नेक्स्ट इज सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो कि 1929 में हुआ था एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो 1931 में हुआ था। सो इसमें रेवोल्यूशनरीज थे बहुत फेमस, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। दे सॉट टू ड्रॉ अटेंशन टू द रेवोल्यूशन। उन्होंने अपने रेवोल्यूशन पर अटेंशन लाने के लिए क्या किया, दे थ्रू बॉम्ब along with leaflets in the assembly house at Delhi। so दिल्ली में जो असेंबली हाउस था वहां पर उन्होंने बॉम्ब थ्रो किया ताकि वो जो रेवोल्यूशन चला रहे थे उस पर सबकी नजरें, सबकी अटेंशन ला सकें। कौन थे वो रेवोल्यूशनरी, देवर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। सो ये तुम्हें नाम याद रखने हैं। और ये कहाँ के मेंबर्स थे, देवर ऑल मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। और तुम्हें कमेंट करना है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका पहले नाम क्या था। ये इसका जो न्यू नेम है, जो लेटर नाम रख दिया गया था, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और तुम्हें कमेंट करना है कि वो कौन सा नाम था जो पहले एग्जिस्ट करता था। तो ये तुम्हारे सारे 1907 से तुम्हारे 1905 से 1947 के सारे इवेंट्स हो गए। अब मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ क्विकली। सबसे पहले था तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने इसे किया था एंड इट वाज ओइंग टू मास पॉलिसी प्रोटेस्ट, जो कि पार्टीशन एनुअल हुआ था 1911 में, ठीक है। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1908 में। रेवोल्यूशनरीज ने बॉम्ब थ्रो किया था, कौन थे वो, प्रफुल्ल एंड खुदीराम बोस। दे वर ऑल द मेंबर्स ऑफ अनुशीलन समिति जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट है कर्जन वायलीज असैसिनेशन जो कि 1909 में हुई थी। इंडिया हाउस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी लंदन में, यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करी थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। यहाँ पर कौन थे, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूके में रह रहे थे वो इसके पार्टिसिपेंट्स थे। इस ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन के पेट्रन्स कौन थे, देवर श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड बीकाजी कामा। नेक्स्ट है हावड़ा गैंग केस जो 1910 में हुआ था। इसके रेवोल्यूशनरीज भी अनुशीलन समिति में थे जो कैलकाटा में है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी इसको लीड कर रहे थे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में हुआ था, इसको हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। इसमें असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जो उस टाइम इंडिया के प्रेजेंट वाइसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड हर्डलिंग्स। और रेवोल्यूशनरीज जो थे देवर लेड बाय रासबिहारी बोस एंड ये 1912 में हुआ था।
उसके बाद ककोरी कॉन्स्पिरेसी हुई जो 1925 में हुई थी। ककोरी एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ट्रेन रॉबरी हुई थी। ये ट्रेन रॉबरी का केस है। अटैक हुआ था यूथ ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इसके जो मेजर नाम थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह। तो याद रखना है। नेक्स्ट 1930 में हुआ था चित्तागोंग आर्मरी रेड, जो कि लेड हुआ था सूर्य सेन ने लीड किया था इसे। अदर मेंबर्स थे गणेश घोष, लोकेनाथ बाल, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, अंबिका चक्रवर्ती एंड सुबोध रॉय। सो ये 1930 में हुआ था चित्तागोंग आर्मरी रेड। उसके बाद है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो 1929 में हुआ था। एंड जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस उसके बाद हुआ था 1931 में। इसके जो रेवोल्यूशनरीज थे वो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने अपने रेवोल्यूशन पर अटेंशन पाने के लिए बॉम्ब थ्रो किया था और लीफलेट्स भी थ्रो किए थे इन द असेंबली हाउस एट दिल्ली। दे वर द मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका पुराना नाम अभी जस्ट पहले भी रिवाइज किया है, बट तुम कमेंट करके मुझे बताओगे इसका पहला नाम क्या था। दैट वॉज ऑल। तो देख सकते हो कि ये सारा टॉपिक हमने जस्ट 15 मिनट्स के अंडर कवर कर लिया है। एंड बाकी वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। 5 की 5 वीडियोस तुम्हें देखनी है। और इससे पहले अगर तुम स्ट्रैटेजी वीडियो और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख कर आओ। एंड या लाइक कर देना वीडियो को। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। हाय एवरीवन। सो हिस्ट्री की वीडियो नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर दिए जो बहुत ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट हम बना रहे हैं आपके लिए। सो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो कि हाई वेटेड टॉपिक है, एंड जो सेकेंड टॉपिक था दैट इज पीरियड बिटवीन 1905 टू 1947, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सब हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें जो थर्ड टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको आज हम देखेंगे। अगर आपने हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखी है तो देख लो। साइंस एंड टेक की 1 शॉर्ट वीडियो आ चुकी है, मैथ्स एंड रीजनिंग की अपलोड हो रही है, इंग्लिश की भी वीडियोज आ चुकी है। सो यू शुड वॉच ऑल ऑफ देम। नीचे प्लेलिस्ट लिखी होगी, उसमें देख लेना, आप सभी वीडियोज होंगी, राइट। एंड ऊपर कमेंट कर देना अगर आपको कोई चाहिए और वीडियो, सो वो भी हम बना देंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, जो फर्स्ट थिंग है जो हमें इसमें पढ़नी है, दैट इज ही इनिशियली ऑपरेटेड हिज अप्रोच इन साउथ अफ्रीका वेयर ही वाज वर्किंग एज अ नॉन नेटिव लॉयर। जो वहाँ पे नहीं रहते उसको हम नॉन नेटिव कहते हैं। साउथ अफ्रीका में एज अ नॉन नेटिव लॉयर वो काम कर रहे थे गांधी जी। एंड ही वॉज हर्ट एंड enraged when he noticed prejudices and exploitation of colored people under whites authority। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो भेदभाव है वो एग्जिस्ट करता था एंड एक्सप्लॉयटेशन होती थी उन लोगों की जिनका कलर वाइट नहीं है और जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। जो ब्लैक्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइसेस थे साउथ अफ्रीका में। एंड एज अ नॉन नेटिव लॉयर इस चीज़ ने उनको बहुत इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल पर लगाया, हर्ट हुए एंड इनरेज्ड हुए। ठीक है। सो ये तो मैं पॉइंट इंट्रोडक्शन में एज ए पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गांधी जी लेड 3 सत्याग्रह मूवमेंट। सो उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स अपने इनिशियल डेज में किए, जिनका नेम था चंपारण सत्याग्रह इन 1917, खेड़ा सत्याग्रह इन 1918 एंड अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक इन 1918। तो ये जो तीनों सत्याग्रह मूवमेंट्स हैं इनके नेम्स एंड ये कौन से ईयर में हुए हैं। सो इनका जो ईयर है, कब हुए हैं और कहाँ हुए हैं, जो इनकी प्लेस है वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो गांधी जी का रोल है अभी वो हम डिस्कस करेंगे, इनको अब डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कौन से ईयर में हुए ये सत्याग्रह मूवमेंट एंड क्या इनके नेम थे एंड कौन सी प्लेस पर हुए। सो ये तुम्हें याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं दैट इज चंपारण सत्याग्रह दैट हैपेंड इन 1917। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने अपने इनिशियल डेज में किया दैट वाज चंपारण सत्याग्रह विच हैपेंड इन 1917। सो यहाँ पर गांधी जी स्टार्टेड अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द फर्स्ट बीइंग द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। तो उन्होंने जो अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, यानी अपनी फ्रीडम की स्ट्रगल स्टार्ट की थी इंडिया के लिए, वो फर्स्ट मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 से उन्होंने स्टार्ट किया था उससे की थी। वहाँ पर उस टाइम पे 1917 में क्या था कि पुअर कंडीशंस थी फार्मर्स के लिए। मतलब गांधी जी जब चंपारण गए वो खुद से वहाँ गए एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि पुअर जो फार्मर्स है, इतने सारे फार्मर्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या कमी पड़ रही है उन्हें एंड क्या उनकी सिचुएशन है, क्या उनकी हालत है। ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम वहाँ पर किया हुआ था कि फार्मर्स से बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लेते थे वो। इंडिगो जो थी, ये क्रॉप का नाम है इंडिगो, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में उस टाइम पे हुआ करती थी एंड दोज फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो अंडर द तिनकर थाई सिस्टम।
ठीक है। एंड ही बिगैन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड प्लांटर्स। ही सक्सेसफुली इम्पैक्टेड द ब्रिटिशर्स एंड गवर्नमेंट अग्रीड टू abolish the तिनकथाई सिस्टम used to exploit the farmers। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि 1917 में जब वो चंपारण गए, वहाँ पर उन्होंने फार्मर्स की जो सिचुएशन थी, पुअर फार्मर्स की सिचुएशन थी, उसको एनालाइज किया। एंड उसके बाद उन्हें पता चला कि जो इंडिगो क्रॉप है उस टाइम पे बहुत हाई डिमांड में थी। एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें फोर्स करते थे कि वो तीन कथाई सिस्टम के अंडर उन क्रॉप्स को ग्रो करें, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो फार्मर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स। एंड उन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें लैंडलॉर्ड्स और प्लांटर्स को उन्होंने टारगेट किया। एंड फिर उन्होंने सक्सेसफुली अपना ये मिशन कामयाब किया, जिसमें ब्रिटिशर्स को इससे इम्पैक्ट पड़ा। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अग्री कर दिया कि हम इस सिस्टम को, तीन खताई सिस्टम को अबॉलिश कर देंगे, जो कि उन्होंने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हेवी टैक्सेस लेने के लिए चला रखा था। सो इसमें पूरा आपको समझ आ गया होगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था एंड कैसे हुआ था, क्या हुआ था। चंपारण बिहार में एक जगह है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। अभी खेड़ा सत्याग्रह सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट था जो गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर चलाया था। एंड ये हैपन हुआ था 1918 में। सो मोहनलाल पांडे जो थे, दे लेड अ नो टैक्स कैंपेन इन 1917. In this campaign, he demanded the remission of the taxes paid by the poor farmers, even when they had to face poor harvest or crop failure in Kheda, which is in Gujarat. इसमें ग्रेट लीडर्स लाइक इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी खेड़ा सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, खेड़ा जगह है गुजरात में, ये तुम्हारी प्लेस होगी, खेड़ा इज इन गुजरात। एंड ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। तो 1917 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया गांधी जी ने कि उन्होंने क्या चलाया, एक नो टैक्स कैंपेन। मतलब क्या हो रहा था वहाँ पर खेड़ा में कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो फार्मर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स ले रहे थे। वो तब भी ले रहे थे जब बहुत पुअर मतलब क्रॉप फेलियर हो गया, हार्वेस्ट जो थी क्रॉप फेलियर हो गया वहाँ पर, मतलब कभी बरसात हो गई या फसलें खराब हो गई, तब भी उन्हें इतनी सेल नहीं होती थी, तब भी फार्मर्स को एक हाई टैक्स अमाउंट देना पड़ता था। तो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड किया कि इन टैक्सेस की रिमिशन की जाए। एंड एक नो टैक्स कैंपेन उन्होंने चलाया। इसमें कौन से ग्रेट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3-4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से वो लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इंदुलाल याग्निक एंड वल्लभ भाई पटेल ने भी खेड़ा सत्याग्रह को ज्वाइन किया था। अब मैं यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लाई हूँ जो आपको कॉमेंट करने हैं। अब कॉमेंट करने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती वो लिखने पर, टाइप करने पर आपको याद हो जाएंगी। सो पहला क्वेश्चन जो तुम्हें आंसर देना है, दैट इज हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज डिड गांधी जी अटेंड। गांधी जी ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की थी, तो इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड क्वेश्चन का जो तुम कमेंट करके आंसर दोगे, दैट इज नेम्स ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज दैट गांधी जी अटेंडेड। उन्होंने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, और फिर नेम्स बताने। नेम्स ऐसे हो सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 3 4 5 जितनी भी है, नंबर एंड नेम आपको कमेंट करना है। ठीक है, सो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आपको जरूर अटेम्प्ट करना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट था जो 1918 में गांधी जी द्वारा हुआ था। अगेन इन 1918 गांधी जी ने यूज किया वेपन्स ऑफ हंगर स्ट्राइक की उन्होंने, एंड सत्याग्रह किया अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल ओनर्स। द रीजन हैड एक्सपीरियंस्ड अ हेवी मानसून। तो काफ़ी ज़्यादा हेवी मानसून हुई थी। एंड उस टाइम पर उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उनके खिलाफ सत्याग्रह किया और हंगर स्ट्राइक भी की, ताकि वो वहाँ पर जो काम करते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको बहुत ज़्यादा लो पेमेंट मिलती थी, लो चार्जेस, उन्हें लो प्राइस मिलता था उनके किए गए काम का। सो इसलिए उन्होंने, या फिर उनको सैलरी मिलती भी नहीं थी कई बार। सो उन्होंने अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ पर ये मिल स्ट्राइक की, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर दी उन्होंने, सत्याग्रह किया अगेंस्ट दोज मीन इंडस्ट्रियल ओनर्स। एंड उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेवी मानसून भी हो रहा था अहमदाबाद में, एंड काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां चल रही थी, जिस कारण गांधी जी को थर्ड सत्याग्रह मूवमेंट करना पड़ा और फिर अंत में उनकी जीत हुई। नेक्स्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1919 में हुआ था। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इसको ध्यान से करते हैं। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वर वन ऑफ द मास मूवमेंट्स, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। एंड इट वॉज लेड बाय गांधी जी टू अपोज द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फ्रॉम 1919 टू 1922। तो सबसे पहले जो तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है
ये गांधी जी ने अगेन लीड किया था और 1919 से 1922 में ये चला था। इसका एम क्या था? इसका एम था टू अपोज द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल को है उन्हें वहाँ से हटाना था। वो जो अपने यहाँ पर चला रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा मास मूवमेंट किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एंड ही मैनिफेस्टेड टू अडॉप्ट द स्वदेशी प्रिंसिपल्स। उन्होंने अपने देश के, अपने स्वदेश के प्रिंसिपल्स को ही मैनिफेस्ट किया, अडॉप्ट किया, यूज़ किया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करने के लिए। ही इन्फ्लुएंस द मासेस टू रेलिंक्विश देयर टाइटल्स एंड आस्क देम टू रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज। उन्होंने कहा कि अपने जो तुम गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर रहे हो, जो ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हैं, उनसे रिजाइन कर दो। रिजाइन करने को बोला और सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, खादी के कपड़े डालो और साथ में जो तुम्हें टाइटल्स ब्रिटिशर्स द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हैं उन्हें छोड़ दो। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर वाला भी जो था, उन्होंने कहा टाइटल अपना छोड़ दो। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने टाइटल छोड़ने बोला और ये एक मास मूवमेंट था कि हम बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके रूल को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें भी उन्होंने यहाँ इंप्लीमेंट किया हमारे स्वदेश में, हमारे देश में, उसको तुम क्विट कर दो, रिजाइन कर दो। द प्राइमरी डिमांड ऑफ द नॉन कॉपरेशन वॉज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। अब स्वराज चाहिए था, अपनी इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, स्वराज, फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था इस मिशन का जो एम था। ठीक है, सो इसके बाद तुम देख सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आपको पता चल गया कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1919 से 1922 में हुआ। एंड इसका जो एम था कंप्लीट स्वराज लेना था, सेल्फ गवर्नमेंट बनाना था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करना था जड़ से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज सम फैक्ट्स टू रिमेंबर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं, किसी भी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। सो गांधी जी क्या है कि वर्कड एज अ जर्नलिस्ट एंड एडिटेड यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन। तो ये जो तीनों अखबारें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनका तुम्हें याद रखना है नेम। क्या नेम है इनके? यंग इंडिया, ठीक है, उसके बाद है नवजीवन, ठीक है, नवजीवन, एंड उसके बाद क्या? हरिजन। सो ये तीन जो तुम्हारे न्यूज़पेपर्स हैं इनको एज ए यंग जर्नलिस्ट उन्होंने एडिट किया था। सॉल्ट मार्च पढ़नी है अब तुम्हें। सॉल्ट मार्च जो हुआ था, गांधी सॉल्ट मार्च, जिसको हम दांडी मूवमेंट भी कहते हैं, इज रिगार्डेड एज अ क्रूशियल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी ने ना ब्रिटिशर्स को वार्न कर दिया था कि हमें जो है इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दो एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928। अगर आपने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया एट द कोलकाता कांग्रेस इन 1928 तो या तो नेशन वुड इरप्ट इन एन रेवोल्यूशन फॉर टोटल इंडिपेंडेंस, और इस धमकी को जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सॉल्ट मार्च की, दांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं, दांडी मूवमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था। सो उनका एम क्या था यहाँ पर कि हमें कंप्लीट, ये तुम्हें एम याद रखना है, दैट इज इंडिया को ग्रांट कर दो कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928। ये ईयर भी तुम्हें याद रखना है, इन 1928, और एल्स द नेशन वुड इरप्ट इन अ रेवोल्यूशन। और जब फॉर टोटल इंडिपेंडेंस, स्वराज, कंप्लीट स्वराज लेने के लिए रेवोल्यूशन कर देंगे अगर आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर्स ने इग्नोर कर दिया, जिस कारण ये दांडी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गांधी जी ने। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी वॉज नॉट बॉर्न विद द टाइटल महात्मा। उनको ये टाइटल जो है, ही वॉज गिवन द टाइटल बाय द नोबल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें महात्मा का टाइटल दिया था, जिन्होंने नोबल प्राइज भी जीता था, एंड वो इस टाइटल के साथ बॉर्न नहीं हुए थे। तो ये नाम याद रखना है, कौन से व्यक्ति ने उन्हें ये टाइटल दिया था, ये ऑप्शंस में तुम्हें आ सकता है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें ये टाइटल दिया था, जो कि एक बहुत फेमस नोबल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट थे। सो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार मैं तुम्हें क्विकली रिविजन करवा देती हूँ डेट्स की। सो सबसे पहले तुम्हें जो है गांधी जी ने अपना जो है ना, सबसे पहले नोटिस किया था चीज़ें कि बहुत सारी इनजस्टिसेस हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट द ब्लैक्स, ठीक है, एंड वाइट्स जो थे, वाइट लोग, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे और वो वहाँ पर एज ए नॉन नेटिव लॉयर काम कर रहे थे। उन्होंने फिर 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स अपने इनिशियल डेज में स्टार्ट किया, जिसमें से पहला था चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था, एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उन्होंने 1918 में की थी। तो ये इसकी डिटेल्स हैं जो तुम पढ़ लोगे। एंड लास्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1919 में हुआ था, और ये चला था, एक मास मूवमेंट था 1919 से 1922 में। यहाँ पर उन्हें कंप्लीट स्वराज उन्होंने डिमांड किया था। एंड गांधी जी ने कौन सी न्यूज़पेपर्स एडिट किया एज ए यंग जर्नलिस्ट? उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन एडिट किए थे। एंड सॉल्ट मार्च जिसको हम
नानी मूवमेंट भी बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया को ग्रांट कर दो डोमिनियन स्टेटस एट द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928, नहीं तो नेशन बहुत बड़े रेवोल्यूशन में फ्रीडम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेने के लिए रिवोल्ट करेगा। बट इस रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर्स ने इग्नोर किया, जिसके बाद बहुत बड़ा एक मूवमेंट, मास मूवमेंट, नानी मूवमेंट, सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया गांधी जी ने। और गांधी जी को टाइटल किसने दिया था महात्मा का? नोबेल प्राइज विनिंग बंगाली पोइट जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। सो इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। आप देख सकते हो 15 मिनट के विदिन हमने ये टॉपिक को कंप्लीट कर लिया एंड 3 वीडियोज आर कंप्लीट नाउ। 2 मोर वीडियोज विल बी शूटिंग, जिससे आपका पूरा हिस्ट्री का पार्ट जो कि EPFO एंड APFC दोनों में काम आएगा। एंड अगर आप कोई और पेपर्स की भी जैसे CAPF की भी तैयारी कर रहे हो तो बस कुछ और पॉइंट्स हम बाद में ऐड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, जिससे आपका उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप CDS का भी दे रहे हो तो तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सभी जितने भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो CAPF हो, CDS हो, मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, या फिर आपका बैंकिंग के एग्जाम्स ही क्यों ना हो, वी विल बी हेल्पिंग यू आउट। एंड अगर आप SSC की तैयारी भी कर रहे हो देन यू कैन कमेंट, हम आपके लिए वो वीडियोस भी ले आएंगे। सो अभी के लिए आपका एग्जाम आ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल